गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इसके अंतर्गत कल हमने जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष एवं हानियाँ इनको पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है जनजाति समुदाय। बच्चों, जनजाति समुदाय, देखिए, अगर हम अपने समाज की या अपने भारतीय समाज की अगर हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत के जनजाति समूह का अध्ययन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो देश की जो जनसंख्या है उसमें करीब 10 करोड़ जनसंख्या जनजाति समुदायों की है। तो ये अनिवार्य है कि हम इनका अध्ययन हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय समाज में जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनजाति समुदाय का है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। देखिए, जनजातियों का परिचय प्रायः लोग नकारात्मक रूप से दिया जाता है, उनके विषय में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। अशिक्षित है, सभ्यता की कमी है, इस तरह से तमाम हम लोगों के दैनिक भाषा में उनका को इस तरह से कहा जाता है। लेकिन उनको नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं और सभ्यता का भी विकास उनमें पूरी तरीके से नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत प्रयास किया है, अब वैसी स्थिति नहीं है। जनजाति समुदाय से आशय उन समुदायों से है जो अपना धार्मिक जीवन किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार व्यतीत नहीं करते हैं, यानी उनका जो जीवन रहे वो जो एक निर्देशित रहता है जीवनचर्या कि ये फॉलो करना, ये फॉलो नहीं करना, वो उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं। उनके अपने कबीले के, उनके अपने जातियों के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। उनका कोई निश्चित रूप या राज्य या राजनीतिक संगठन भी नहीं था। जनजाति समुदाय में प्रायः कठोर वर्गीकरण भी नहीं होता, जैसा कि भारतीय जो समाज की मुख्य व्यवस्था है जाति उसमें होता है, वैसा उनके यहाँ कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती। जाति व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था उनके यहाँ नहीं पाई जाती। देखिए, भारत में जनसंख्या समुदाय की काफ़ी अधिक जनसंख्या है। जनजाति समुदाय की जनसंख्या काफ़ी अत्यधिक है। देश के विभिन्न भागों में ये जनजातियाँ फैली हुई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 8.6 यानी 8.6% भाग जनजाति समुदाय का है और इनकी संख्या लगभग 10 करोड़ से भी अधिक है, यानी बहुत बड़ा समुदाय है हमारे देश में जनजातियों का। अब देखिए, जनजाति होती क्या है, जनजाति का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, क्या है ये जनजाति, इनको जनजाति क्यों कहा जाता है। जनजाति का अर्थ सामान्यतः ऐसे लोगों से है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। एक उनका भाग निश्चित रहता है तथा किसी विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। उनका विकास काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जैसे एक शहर में और गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन उनसे काफ़ी भिन्न रहता है। इनका निवास स्थान पहाड़ियों पर रहता है, पठारी क्षेत्रों में रहता है। इनके अपने रीति रिवाज होते हैं जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से पूर्णतया भिन्न रहते हैं। इसे हम एक क्षेत्रीय समूह कह सकते हैं। अन्य शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं कि जनजातियाँ ऐसे लोगों का समूह हैं जो किसी भूभाग पर निवास करते हैं और जिनकी एक संस्कृति होती है। किसी निश्चित भूभाग क्षेत्र में वो रहते हैं और उनकी अपनी एक संस्कृति होती है और वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं और बहुत उनका जीवन जो रहता है बहुत संघर्षमय और कठिन होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इन शब्दों में इनकी परिभाषा दी गई है कि जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता को स्वीकार करता है, यानी उनका एक अपना मुखिया रहता है।
और उसी की बात को वो सुनना और समझना पसंद करते हैं, तथा सामान्यतः अपना एक समान पूर्वज मानता है और उसी को वो सामान्य रूप से अपना एक समान पूर्वज मानता है, यानी उसी को फॉलो वो लोग करते हैं। अब देखिए इनकी लूसी मेयर ने विद्वानों ने जनजाति को समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन माना है। इस प्रकार की परिभाषा भी जनजाति के अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। अब देखिए कुछ विद्वानों ने जनजाति की परिभाषाओं को स्पष्ट किया है, अपने अपने विचार हैं सभी समाजशास्त्रियों के। गिलिन एवं गिलिन ये कहते हैं स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? जनजाति कहेंगे। ये एक विचार गिलिन एवं गिलिन के हैं। मजूमदार ने भी कहा है एक जनजाति परिवारों अथवा परिवार के समूहों का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, विवाह वृत्ति व्यवसाय के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं। ये मजूमदार के विचार हैं। अब देखिए इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जनजाति की विशेषताएं इनकी क्या हैं? देखिए टी.बी. नायक ने भारत की अनेक जनजातियां जैसे भील, मरिया आदि का इन्होंने अध्ययन किया है तथा जनजातियों की निम्नलिखित विशेषताओं का इन्होंने वर्णन किया है। ये विशेषताएं क्या हैं? किसी भी समुदाय को जनजाति कहलाने के लिए उसमें न्यूनतम प्रकार्यात्मक निर्भरता होनी चाहिए। जनजाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी होनी चाहिए, अर्थात उसकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होनी चाहिए। ये उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, तभी उनको जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा जब उनके अंदर ये चीज़ें होंगी। भौगोलिक दृष्टि से जनजाति की अन्य लोगों से पृथकता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक उनका विशेष क्षेत्र होता है, ज़्यादातर पहाड़ों पर ही उनको निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की बोली होनी चाहिए, उनकी अपनी एक भाषा भी होती है। हालांकि आजकल अब भाषाएं चेंज हो गई हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा को वो लोग अपनाने लगे हैं और हिंदी भी वो अब बोलने लगे हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की एक बोली होनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक जनजाति संगठित होनी चाहिए तथा उसकी एक प्रभावशाली जनजाति पंचायत होनी चाहिए। ये किसका विचार है? टी.बी. नायक ने विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। जनजाति के लोगों का सामाजिक जीवन परंपरागत नियमों से संचालित होना चाहिए। उनका जो जीवन है वो उनका जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसी तरह से उनका जीवन होना चाहिए। डी.एन. मजूमदार ने भी भारत की अनेक जनजातियों का अध्ययन किया है और उन्होंने उसी आधार पर जनजाति की निम्नलिखित विशेषताओं को उन्होंने बताया है। देखिए प्रत्येक जनजाति के एक विशिष्ट नाम होता है और उसी नाम से वह जानी जाती है। हर जाति का अपना एक नाम होता है और वह उसी से प्रसिद्ध होती है, उसी से उसका परिचय होता है। जैसे संथाल है, गारो है, थारू है, खासी है, ये अनेक जनजातियों के नाम हैं। जनजाति परिवारों या परिवारों के समूहों का संग्रह होता है। परिवारों के समूहों का यहाँ आशय उन परिवारों से है जो किसी विशेष गोत्र या टोटम द्वारा एक सूत्र में बंधे रहते हैं, यानी वो सारे के सारे एक सूत्र में बंधे रहते हैं, एक दूसरे से वो कनेक्ट रहते हैं। ये जनजाति की विशेषता है। निश्चित भू क्षेत्र में जनजाति की परिभाषा में अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है कि जो जनजाति घुमंतु होती हैं, यानी विचरण करती रहती हैं, घूमने वाली होती हैं, वह भी प्रायः एक भौगोलिक क्षेत्र में ही भ्रमण करती हैं और उस क्षेत्र में से उन्हें लगाव होता है। प्रत्येक जनजाति अपने आवासीय प्रसार के क्षेत्र को अपनी भूमि समझती है। देखिए जो जनजाति घुमंतु के नाम से प्रसिद्ध हैं वो घूमती रहती हैं यहाँ वहाँ, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र में घूमती हैं, बाहर वो नहीं जाती। जैसे उदाहरण के लिए असम के चाय बागानों में काम करने वाले संथाल बिहार और बंगाल के किन्हीं विशेष क्षेत्रों को ही अपना घर
मानते हैं, यानी उसके आसपास की एरिया में ही आसपास की एरिया में ही वो घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक भारतीय जनजाति के लोग अपने या अपने पड़ोसियों की एक समान भाषा बोलते हैं। प्रत्येक भारतीय जनजाति के लोग अपनी या तो अपनी भाषा बोलते हैं या पड़ोस में उनकी जो जनजातियाँ रह रही हैं वो उनकी भाषा बोलते हैं। प्रत्येक जनजाति में विवाह, व्यवसाय, पेशे के संबंध में कुछ परंपरागत निषेध भी पाए जाते हैं। उनके अपने अपने विवाह से रिलेटेड उनके अपने रूल रहते हैं। जनजाति के सदस्य एक दूसरे के साथ परंपरागत आधार पर लेन देन और पारस्परिक दायित्वों के बंधनों में भी बंधे रहते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं। जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते, अपितु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त नियंत्रणात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। देखिए, धार्मिक विश्वासों एवं कर्मकांडों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनजातियों की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, जो जनजाति निम्न जातियों के हिंदुओं के बीच अंतर तक बता सकती हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जनजातियों के लक्षणों के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।